वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं कुमार श्रवण की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए अब हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था बैंकिंग सिस्टम, आज हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रह चुका। तो हम लोग बात कर रहे थे बैंकिंग सिस्टम में मॉनेटरी पॉलिसी पर। तो आज मैं आप लोगों को बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा और भी अच्छे तरीके से गौर करिए सभी लोग यहाँ पर। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग थे। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जैसा कि इसका बेस हम लोग बता चुके हैं कि इसको एमपीसी के द्वारा बनाया जाता है। तो आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में एक टूल्स को देखेंगे जिसका नाम है ओएमओ। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे खुली बाजार की प्रक्रिया। तो आज हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे, ये खुली बाजार की प्रक्रिया क्या है। तो ये भी पार्ट एक मॉनेटरी पॉलिसी का है जिसे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से संसाधन को जुटाती है, या उसको जब भी पैसे का लेन देन करना पड़ता है तो किस प्रकार से वो पैसे का लेन देन करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन एक टूल्स है, इसको हम लोग टूल्स बोलेंगे, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो चले हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो प्रयास करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को बहुत इजीएस्ट वे में मैं आपको समझा पाऊं, ताकि आप आसानी से इसको समझ जाएं। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो जाएगी और क्लियरिटी होगा। तो आप यूपीएससी के किसी भी प्रश्नों को बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हैं। संभवतः कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को जब क्लियरिटी नहीं रखते हैं किसी कंसेप्ट को, तो कई बार उस पर हम थिंक करने में ज़्यादा समय लगा देते हैं, और समय जब ज़्यादा लगने के कारण से कई बार हम जल्दीबाजी कर बैठते हैं एग्जाम्स के अंदर में, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है जो हम आंसर करते हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी चीज़ को जब हम समझ रहे हैं तो बड़े आसानी के साथ, अगर कंसेप्ट समझे रहेंगे तो शायद यूपीएससी का हम लोग जो क्वेश्चन होगा बड़े अच्छे तरीके से इसको हम लोग डील कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, खुली बाजार की प्रक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजेंट होता है, अर्थात ये फाइनेंशियल एजेंट हम बोल सकते हैं इसको, ये होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजेंट होता है वो होता है आरबीआई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पेपर होता है, जस्ट ए पेपर है, जिसे कहा जाता है जी-सेक। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको कहा जाता है हिंदी में सरकारी प्रतिभूति। और गवर्नमेंट पेपर जो सरकारी प्रतिभूति होती है, मुख्य रूप से हम दो पे बात करेंगे। एक होता है ट्रेजरी बिल, और एक होता है गिल्ट एजेड बिल। इसे गिल्ट एजेड बिल बोलते हैं, और इसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती है, अर्थात सरकारी जो प्रतिभूति होती है, एक ट्रेजरी बिल होता है और दूसरा होता है गिल्ट एजेड बिल।
तो इस टूल्स का कैसे प्रयोग करता है, जिसे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, खुली बाजार की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम लोग सीखेंगे। गिल्ट एजेड बिल जो ट्रेजरी बिल है, इसका प्रयोग कैसे मार्केट में, खुले मार्केट में किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। अगर हम लोग गिल्ट एजेड बिल की बात करें, सॉरी ट्रेजरी बिल की अगर हम लोग बात करते हैं, ट्रेजरी बिल, तो सामान्यतः देखिए यह मनी मार्केट का एक कंपोनेंट है। मनी मार्केट का एक कंपोनेंट भी इसे कहा जाता है। इसका प्रयोग मनी मार्केट में भी किया जाता है, लेन देन के लिए, पैसे के लेन देन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए ट्रेजरी बिल क्या होता है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पेपर होता है, जिसे हम लोग जी सेक कहते हैं। इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। और इस पर जो है कि फेस वैल्यू मेंशन होती है, और इसे आरबीआई जो है, इसे जरूरत पड़ने पर सेल एंड बाई करता है। अब देखिए वो किस प्रकार से करता है, उसको खरीदता भी है और उसको बेचता भी है। सपोज दैट, मानिए आप ऐसे समझे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई पेपर है और हमने माना कि ये ट्रेजरी बिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इस पे इसका फेस वैल्यू दिया हुआ है। फेस वैल्यू का मतलब होता है, मान लो कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, और हमने अंकित मूल्य मान लिया कि ये 5 लाख रुपए का है, सपोज दैट मानिए। तो आरबीआई इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन में किस तरीके से प्रयोग करता है? सपोज दैट मानिए ये कोई बाजार है और हमने कहा कि बाजार में 1 करोड़ लिक्विडिटी फ्लो हो रही है, और जिसके कारण से बाजार में इन्फ्लेशन बना हुआ है। और आपको पता है कि जब लिक्विडिटी की मात्रा अगर अधिक होती है तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होता है, और जब डिमांड ज्यादा होता है तो इसका प्राइस ऑफ गुड्स अधिक होता है, और ये प्राइस ऑफ गुड्स अधिक होता है तो यह कंडीशन हमारा इन्फ्लेशन का कहलाता है। तो यहां पे ध्यान देना है कि अगर मान लो कि अंकित मूल्य दिया हुआ है तो आरबीआई इसको ओपन मार्केट में कैसे बेचता है। तो आरबीआई जब ये इसको बेचता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, तो कहता है कि देखो 5 लाख का ये पेपर है और इसे मैं 40% डिस्काउंट रेट पर बेचूंगा। तो अगर आरबीआई इसको 40% डिस्काउंट रेट पे बेचता है तो इसका पूरा टोटल मूल्य जो हो जाएगा वो 3 लाख रुपए में हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर आरबीआई इस प्रकार से अनाउंस करता है कि 5 लाख का उसका ट्रेजरी बिल है, उसको 40% डिस्काउंट रेट पर अगर उसे बेच रहा है, डिस्काउंट रेट पर, तो इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 3 लाख। हमने मान लिया कि 20 लोगों ने, मैंने मान लिया कि 20 लोगों ने इस पेपर को खरीद लिया। तो अगर 20 लोगों ने खरीदा तो 1 लोगों ने 3 लाख में, 20 लोगों ने 60 लाख में इसको खरीद लिया। तो ये 60 लाख जो लिक्विडिटी होगा वो फ्लो होकर के किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। तो यहां पर लिक्विडिटी की जो मात्रा होगी, जब कैश की मात्रा इधर फ्लो होगा तो लिक्विडिटी की मात्रा क्या हो जाएगी? मार्केट में लिक्विडिटी की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये कहता है कि मैं आपका जो इसको बेच रहा हूं ये 364 दिनों के लिए मैं बेच रहा हूं, लेकिन जब आप मुझे इसे रिटर्न करोगे मेरे पेपर को वापस, तो मैं आपको रिटर्न करूंगा 5 लाख रुपए। अब आप देखिए, इसका मतलब जब आरबीआई मार्केट से या कहीं से खरीदता है, उसको बाई करता है, तो इसके बदले इसको 5 लाख रुपया वापस करेगा। तो यहां पे आपको बातें क्या रखनी है याद, ताकि आपके एग्जाम में कोई चीजें क्लियर हो जाए। जब आरबीआई ट्रेजरी बिल को मार्केट में सेल करता है तो लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है, पहली बात।
और जब आरबीआई इसे बाई करता है तो लिक्विडिटी की मात्रा मार्केट में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो सेल किया जाता है, सेल एंड बाई जो किया जाता है, ये फॉर 364 डेज के लिए। और जो ट्रेजरी बिल होता है बच्चे, ये एज ए पेपर होता है, पेपर ऑफ गवर्नमेंट। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। और चौथी बातें इस पर रखना है, इट इज ऑलवेज प्रोवाइड ऑन द डिस्काउंट रेट, और इसे हमेशा डिस्काउंट रेट पर दिया जाता है। तो ट्रेजरी बिल का ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, और इसको आप पढ़ लेंगे तो ट्रेजरी बिल में कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है तो स्टेटमेंट के थ्रू वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये रहा हमारा ट्रेजरी बिल। और दूसरी पॉइंट रहा हमारा गिल्ट एजेड बिल को जरा समझते हैं। देखिए गिल्ट एजेड बिल, एजेड जो बिल होता है ये एज लाइक ट्रेजरी बिल की तरह होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता, अंतर क्या होता है कि जिस प्रकार से ये ट्रेजरी बिल को मार्केट में आरबीआई जब इसको सेल करता है तो डिस्काउंट रेट पर देता है, लेकिन यहां पर अगर गिल्ट एजेड बिल को हम देखें तो जब इसको आरबीआई मार्केट में सेल करता है तो ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू पे सेल करता है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं देता है। लेकिन जब ये बिल ग्राहक वापस देता है तो उसको फेस वैल्यू अब प्लस इंटरेस्ट जोड़ करके दिया जाता है। तो कहने का मतलब गिल्ट एजेड बिल को प्रोवाइड किया जाता है इंटरेस्ट रेट पर, लेकिन वहीं पर ट्रेजरी बिल को जो प्रोवाइड किया जाता है वो डिस्काउंट रेट पर। बस अंतर यही है, बाकी सेम कंडीशन दोनों में है। जब आप किसी पत्र को बेच रहे हैं, आरबीआई जब बेचता है तो लिक्विडिटी की मात्रा कम होती है। जैसे ट्रेजरी बिल काम करता है वैसे गिल्ट एजेड भी काम करता है, बस दोनों में बेसिक अंतर होता है कि उसको डिस्काउंट रेट पर दिया जाता है और इसको जो है कि इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। आई होप कि आप सभी लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन का कंसेप्ट। आइए हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट और बेस रेट एक साथ समझते हैं डायग्राम पर। तो आज हम लोग तीनों चारों कंपोनेंट को एक साथ समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, दूसरा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और तीसरा बैंक रेट क्या होता है, और फोर्थ बेस रेट क्या होता है। एक डायग्राम पे हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलें, तो यहां पर आप सभी लोग देखें जरा, अगर सपोज दैट मानिए ये आरबीआई है और ये मान लो कोई कॉमर्शियल बैंक है सीबी, तो रेपो रेट को समझना है तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर रेपो रेट क्या है, और कई बार इसमें बदलाव भी किया गया है। तो इससे हम लोग देखेंगे तो एक तो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि रेपो रेट का डेफिनेशन क्या होता है। सामान्यतः बात है और सही भी बात है कि रेपो रेट को हमको जानना भी चाहिए, क्योंकि इसके बढ़ाने और घटाने से मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक हमें नागरिक होने के नाते, एक हमें विद्यार्थी होने के नाते इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि आए दिन प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, राष्ट्रीय संस्करण में, हर जगह ये जब बढ़ता घटता है तो इसकी सूचना पूरे भारत में हो जाती है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये बढ़ाने और घटाने पर कि प्रभाव क्या पड़ता मार्केट पर, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ डील करता है या जरूरत पड़ने पर इससे उधार लेता है। तो ध्यान रखिएगा, एट विच रेट एनी कॉमर्शियल बैंक बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई, कहता है कि जिस रेट पर कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है, कहता है कि जिस रेट पर, ये रेट ध्यान रखिएगा, जिस रेट पर लेता है उसी को ही रेपो रेट कहा जाता है। जिस रेट पर
कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है। हम दूसरा डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस रेट पर, एट विच रेट आरबीआई लेंडिंग टू द कॉमर्शियल बैंक, अर्थात जिस रेट पर आरबीआई क्या करता है, लेंडिंग करता है, उधारी देता है, उधारी देता है। और जो लेने देने वाली प्रक्रिया है, अगर इसको हम बोल दें ये फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, अर्थात हम ये बात कर सकते हैं कि 90 दिनों के लिए जब कॉमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ता पैसे के लिए, आरबीआई के पास जाता है उधार लेने के लिए, जिस रेट पर आरबीआई उसको उधार देता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए 90 दिनों के लिए देता है, तो इसे कहा जाता है रेपो रेट। लेकिन यही बात अगर मैं बोल दूं, अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए देता है या लॉन्ग टर्म के लिए देता है, अर्थात 1 साल से एबव, 1 ईयर से एबव, तो इसे कहा जाता है बैंक रेट। इसे क्या कहा जाता है, बैंक रेट। डेफिनेशन ध्यान रखिएगा सभी लोग, बस अंतर डेफिनेशन में क्या होता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, अगर आरबीआई के पास गया पैसे लेने के लिए, तो जिस रेट पर आरबीआई उसको पैसे उपलब्ध कराता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए उपलब्ध कराता है, तो उसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन अगर यही लॉन्ग टर्म के लिए लेता है तो इसे हम लोग बैंक रेट कहते हैं। तो सामान्य से अर्थ में इसको अगर हमें समझना है, रेपो रेट क्या होता है, तो एट विच रेट एनी कॉमर्शियल बैंक बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई, या एट विच रेट आरबीआई लेंडिंग टू द एनी कॉमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड द रेपो रेट। तो ये रेपो रेट हमारा हो गया। लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई, हालांकि में जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आरबीआई अपनी पॉलिसी के तहत कुछ पैसा मार्केट से लेता है जो बैंकों से लेता है। जब आरबीआई जो है कि जिस रेट पर बैंकों से पैसा उधार लेता है, या एक्सेस मनी जो कॉमर्शियल बैंक के पास पड़ा होता है, कई बार वो ज्यादा होने के कारण से वो जानता है कि लिक्विडिटी ज्यादा मार्केट में हो जाएगा, या वो जानता है कि अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा है तो वो एक्सेस होने के कारण से वो ज्यादा लोन देगा, तो इस नाते से कई बार आरबीआई अपनी पॉलिसी को बदल देता है और बड़े दिमाग के साथ एक काम करता है कि वह बैंकों से उधार मांगना शुरू कर देता है। जैसे कैसे, अब जैसे समझो आप, जरूरत नहीं है लेकिन अगर लिक्विडिटी ज्यादा है, तो आरबीआई जो कि कॉमर्शियल बैंक को कहता है कि भैया एक काम करो, अगर मार्केट में आपको 6% लोन दिया जा, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मैं आपको 7% दूंगा। वो लालच दे देता ताकि वो लोग पैसा अपना पूरा का पूरा किसके पास जमा कर दे, आरबीआई के पास, और आरबीआई का उद्देश्य पूरा हो जाए कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करना मार्केट से। तो एट विच रेट, जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है, या जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार देता है, अब इसको जरूरत पड़ गया, इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। यह भी फॉर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब आप समझ गए, रेपो रेट में बैंक को जरूरत है, रिवर्स रेपो रेट में जरूरत नहीं है, लेकिन वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो मनी एक्सेस मनी है कॉमर्शियल बैंक के पास, उसको कंट्रोल करने, नियंत्रित करने के लिए वो रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करता है। अभी हम लोग देखेंगे प्रभाव क्या पड़ रहा है, इससे बढ़ने और घटाने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो रेपो रेट में बैंक, कॉमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ा, रिवर्स रेपो रेट में इसने अपनी पॉलिसी को चेंज करके बैंकों को, ताकि एक्सेस मनी को ये किसी तरीके से अपने पास ले ले पूरा का पूरा, ताकि लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन अगर इसी बात को हम लोग बोलें एट विच रेट, जिस रेट पर यह मार्केट को उधार देता है बैंक, जिस रेट पर, तो इसे कहा जाता है बेस रेट। तो बेस रेट का रिलेशन हमेशा कॉमर्शियल बैंक और मार्केट के बीच होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। बेस रेट का रिलेशन जो होता है वो कॉमर्शियल बैंक और मार्केट के बीच होता है, लेकिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इसका रिलेशन बैंक और आरबीआई के बीच में होता है। तो जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक मार्केट को उधार देता है उसे बेस रेट कहा जाता है। और इसी बेस रेट को हम आगे बताएंगे कि 2016 में आरबीआई ने इसे समाप्त कर दिया, और समाप्त करके इसकी जगह पे लाया एमसीएलआर, जिसको कहा गया था मिनिमम कॉस्ट लेंडिंग रेट। इसे मिनिमम कॉस्ट लेंडिंग रेट कहा गया। तो ध्यान में आपको समझना है यही बात
कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है। अब हम लोग एक एक सेगमेंट पे चल रहे हैं। पहले रेपो रेट को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि इसके बढ़ाने पर या इसको इंक्रीमेंट करने पर और डिक्रीज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है मार्केट के ऊपर, आखिर ऐसा क्यों। तो गौर से आप सभी लोग देखें जरा, अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं, देखो अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट तो अभी एट प्रेजेंट टाइम ये चल रहा है 6.50%, लेकिन अभी इससे पहले जो था 6.25% इतना था। इसका मतलब इसको इंक्रीज कर दिया गया। अभी ये रेट चल रहा है 6.50%, अभी इसको बढ़ाया गया है। अब हम लोग देखते हैं रेपो रेट का। तो हमने कहा कि मान लो सपोज दैट, मानिए ये आरबीआई है और ये कोई कॉमर्शियल बैंक है। हमने कहा कि जिस रेट पर ये आरबीआई से उधार लेता है और फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसे ही रेपो रेट कहा जाता है। तो अब आप देखिए जरा, इसको समझने का क्या मतलब। देखिए हमने कहा मान लो यहां पर आरबीआई है, गौर से समझिएगा, ये आरबीआई है और ये मान लो कोई कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक इसके पास, आरबीआई के पास आया, कहा भैया हमको 100 रुपया आप उधार दे दो। बड़े आसानी से, बड़े बेसिक लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कमर्शियल बैंक ने कहा आरबीआई के पास कि हमको 100 रुपया उधार चाहिए। आरबीआई ने कहा कि देखो हम आपको जो है कि जो हमारा रेट चल रहा है वो 6.50% अभी चल रहा है। इसका मतलब अगर मैं आपको 100 रुपया दूंगा तो मैं आपसे 106.50 पैसा लूंगा आपसे। इस बात को गौर करिएगा। अब आप सोचो जरा एग्जांपल के तौर पर कुछ मिनट के लिए कि मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आरबीआई है और ये बैंक है। बैंक आरबीआई के पास गया और कहा कि 100 रुपया हमको उधार दे दो। इसने कहा अभी मैं रेट जो लूंगा 6.50% लूंगा। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि अगर बैंक इसको मार्केट में लोन देगा मार्केट में, तो स्वाभाविक बात है कि 6.5% पे इस पर नहीं देगा, इससे बढ़ा करके देगा। अब आप समझे जरा कि इतने रेट पर वो नहीं दे सकता है, क्योंकि जितने रेट पर वो आरबीआई से प्राप्त करेगा अगर उतने रेट में मार्केट पे देगा तो लॉस में हो जाएगा। इसका मतलब बैंक प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगा। तो वो करेगा क्या कि जितने परसेंट आरबीआई से जिस रेट पर ले रहा है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा करके मार्केट को देगा। तो हमने बोला 6.50 पे तो कतई भी ये मार्केट को नहीं दे सकता। इसका मतलब 6.5 से एबव पैसा में देगा उधर लोगों को, अधिक में देगा। 6.50 हो सकता है 7% बढ़ा दे, हो सकता है 7.5% कर दे। लेकिन आप सोचो कि अगर मान लो कि आरबीआई और ये बैंक, इसने फिर अगली बार 100 रुपया मांगा। इसने कहा कि अब नहीं 7% में आपको दूंगा, जो हमारा रेपो रेट है वो 7% हो गया। अब आप जरा दिमाग लगाइए। इसका मतलब बैंक अगर मार्केट में इसको देना पड़ेगा, मार्केट में अगर उधार देगा तो स्वाभाविक बात है 7% में नहीं देगा, वो 7% से प्लस में देगा, क्योंकि जितना परसेंट वो पा रहा है उतना परसेंट में दे नहीं सकता है। अब आप तीसरा कंडीशन बता रहा हूं कि मान लो कि आरबीआई के फिर गया बैंक पैसा लेने के लिए दोबारा और बोला 100 रुपया हमको उधार दे दो। इसने कहा आप 7% नहीं, मैं 8% उधार दूंगा। तो स्वाभाविक बात है कि बैंक इसको मार्केट में अगर देगा तो 8% पे तो कभी नहीं दे सकता है, वो 8% से अबव देगा। बस आपको सीक्वेंस समझना कि हो क्या रहा है। देखिए जब रेपो रेट के रेट को कम रखा तो स्वाभाविक बात है कि इसका रेट कम ही होगा, 6 से 7% हो सकता है। लेकिन जब रेपो रेट के रेट को बढ़ाया इसको तो और महंगा हो गया। जब रेपो रेट को और बढ़ाया तो मार्केट में लोन और महंगा हो गया। यही कंडीशन तो अप्लाइड हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आरबीआई, ये आरबीआई है, जब ये रेपो रेट के रेट को बढ़ाता है, रेपो रेट के रेट को बढ़ा देगा, मान लो अगर रेट को बढ़ा देगा तो बैंक जो है कि क्या करेगा, बहुत जो है कि कॉस्टली लोन हो जाएगा। लोन जो है कि बहुत कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली लोन हो जाएगा, महंगा। इसको हम लोग बोलेंगे महंगा लोन, ये महंगा लोन हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, लोन लेना लोग पसंद नहीं करेंगे। तो जब महंगा हो जाएगा तो महंगा लोग लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मार्केट में जो प्रोडक्शन होगा वो कहीं नहीं क्या होने लग जाएगा, कम। क्योंकि जो प्रोड्यूसर वर्ग है
वो हतोत्साहित हो जाएगा, क्योंकि उसको इतना महंगा रेट पर लोन मिल रहा है। अब आप समझिए, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो प्रोडक्शन कम होने से जो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ये एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम भी इसका कम होने लग जाएगा। और इस केस में अगर देखा जाए तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि कंडीशन ऐसा होगा कि ऑल एक्टिविटीज मार्केट का कहीं ना कहीं कम होने लग जाएगा। तो जितने भी ऑल एक्टिविटीज मार्केट में है, एक्टिविटीज, ये क्या होने लग जाएगा? कम। इसका मतलब सामान्यतः ये हो गया कि जब रेपो रेट के रेट को कम किया, ज्यादा किया, तो ऑल एक्टिविटीज ऑफ द मार्केट का क्या होने लग गया? कम होने लग गया। इसी बात को आपको समझना है। और इसका उल्टा आप कर दो, जब रेपो रेट के रेट को अगर मान लो कम कर दिया जाए, तो ऑल एक्टिविटीज ऑफ द मार्केट का क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाए। आप देखो, शानदार प्रश्न आपके सामने मान लो पूछा क्वेश्चन, इफ increase the repo rate and what is impact of market, और 4 विकल्प दे दे, decrease the all activities in market, all activities of market, B दे दे increase the all activities in market, और सी दे दे कि बोथ। तो जैसे आप लोग यहां पे पकड़े इंक्रीज, तो जैसे वो इंक्रीज हो रहा है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द मार्केट का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, तुरंत पढ़ते ही हमें आंसर क्या कर देना है? ट्रेक कर देना। आई होप कि आप लोग रेपो रेट का पूरा कंसेप्ट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो रिवर्स रेपो रेट की हम लोग बात करेंगे, इसके बाद बैंक रेट की बात करेंगे, बेस रेट की बात करेंगे। आप लोग इसको डिटेल नोट करते रहिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। अब आसानी से आपको पढ़ने में किसी एनसीईआरटी बुक को या किसी रेफरेंस बुक को आप पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आसानी से आपको फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलेंगे, और वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है तो आप इसको प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, मैं तो यही कह सकता हूं। बाकी आप लोग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग।